अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल मैंने एपिसोड अपलोड नहीं की क्योंकि कल मैं मरी गई थी, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला एपिसोड का। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी लॉन्ग एपिसोड अपलोड हो सके। तो चलिए तुरबते दिल की आज नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल मैंने एपिसोड अपलोड नहीं की क्योंकि कल मैं मरी गई थी, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला एपिसोड का। आज मैं कोशिश करूँगी लॉन्ग एपिसोड अपलोड कर सकूँ तुरबते दिल की। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एक बेटी के लिए इंतहाई अज़ियतनाक लम्हा तब होता है जब उसका बाप अपनी ही बेटी की वजह से हंसती बसती दुनिया से मुंह मोड़ जाए, जिसे उसकी बेटी की इज्जत के ताने दिए जाएं, जैसे ये कहा जाए कि उसकी बेटी ही बगैरत निकली तो कोई गैरत वाला बाप फिर ऐसे ही मरता है। कितनी देर वो और शेरी एक दूसरे से जुड़े रोते रहे, तड़पते रहे। वीरान आंखें हंसते बसते माँ बाप के बेजान मुर्दा जिस्मों पर टकी हुई। उनकी आंखों के सामने दोनों को गुस्ल के लिए ले जाया गया। फिर सफ़ेद कफन में मलबूस व चारपाइयों पर पड़े थे। कलमाए शहादत तहज्जुद की नमाज के बाद कुछ मर्दों ने आकर चारपाइयाँ उठाईं तो वो जैसे बुत बने तड़प ही गए। नहीं, मत लेकर जाओ मेरे मामा को, बाबा को, चीखें मारते दोनों बहन भाई चारपाइयों के पाए पकड़े दहाइयाँ देने लगे। मुंतहा ने तो बाप के पाँव ही पकड़ लिए, मोहल्ले की औरतों ने पकड़ कर खींच कर दूर किया। शेरी तो वहीं ढेर हुआ और वो माँ बाप के जनाजे दहलीज के पार होते ही ज़मीन बोस हुई थी। वो हर फ़िक्र व गम से आज़ाद हो गया। मेरा बाप मुझसे अबदी जुदा हो गया। वो शफ़क़त भरा लहजा, वो बार अब चेहरा, वो मज़बूत आसरा ख्वाब व ख़याल हो गया। किस्सा सफ़ा के तहत ताम हुआ था। बदले की आड़ में मासूम बच्चों से उनकी दुनिया, उनकी जन्नत खींच ली गई थी। बेटी की इज्जत बीच चौराहे पर टांग कर उससे बाप जैसा मजबूत सहारा खींच कर तार तार करके उसे दुनिया के रहमो करम पर डाल गया था। कैसी दुनिया, कैसे लोग, अपने अपने नहीं होते, गैर गैर नहीं होते। क्या अपना क्या गैर। जो इंसानियत के दर्जे से गिर जाए वो ना तो किसी रिश्ते में होता है और ना ही कभी अपना होता है। खून सफ़ेद हो जाए तो अपनों को भी हैवान बनने में वक्त नहीं लगता। हम कल हाइकिंग पर जा रहे हैं, अरसम ने ग्रुप में मैसेज किया था। क्या, वाओ, कब, किस जगह? जनीम ने इसी वक्त जवाब दिया। कल शाम 5 बजे हम सबकी फ़्लाइट्स होंगी, हम चाइना जा रहे हैं। अरसम ने ही दोबारा जवाब दिया था। मुझे कहीं नहीं जाना, इशाल का मैसेज आया था। इंसान बन जाओ, सब कुछ सब किसी के मुंह से ना नहीं सुनूंगा मैं, किसी के मुंह से भी मैं ना नहीं सुनना चाहूँगा। और अरसम ने गुस्से वाले इमोजीज के साथ मैसेज सेंड किया। मैं तैयार हूँ। अरहम का मैसेज आया था। मैं भी हमना के मैं भी हमना ने अरहम के मैसेज का रिप्लाई किया था। एहाब कहाँ है, उससे भी पूछ लो, इसके बगैर ग्रुप नामुकम्मल है, ज़नीम ने कहा। हम मैसेज देखेगा तो रिप्लाई कर देगा। तुम लोग रेडी रहना सब फॉर द बेस्ट एंड डेंजरस माउंटेन हवा शान चाइना हाइकिंग के लिए। अरसम ने मैसेज टाइप करके सेंड किया था और फिर मोबाइल साइड पर रखा था। ये अब मुझे वो चाइना की कंपनी का ओनर ही बता सकता है कि आखिरकार ये स्पेशल पिज़ल बॉक्स क्यों बनवाए गए हैं। एक बार मुझे कंफर्म हो जाए जोइशा और हायसम वलीद खान के मेरे बाप का कातिल तुम्हारा बाप था तो मैं तुम दोनों को वहाँ मारूंगा जहाँ तुम लोग बिन पानी के मछली की तरह तड़पोगे। उसने हाथों की मुट्ठियों बनाते हुए कहा। अरसम, अरसम बेटा, पता करो ये हाप कहाँ है। डेलीगेशन से मीटिंग भी नहीं की, वो तो मुझे पीए ने लास्ट मिनट्स पर बताया तो मैं भाग भाग कर वहाँ पहुँची, वरना तो करोड़ों का टेंडर हाथ से निकल जाता। सवेरा बेगम ने अरसम के कमरे में आते हुए कहा था। अरे पुप्पा, मेरी जान, परेशान मत हो, मुझे कॉल आई थी, उसके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो वो उसे जाना पड़ा वहाँ। असम ने अपनी माँ जैसी पुप्पी के चेहरे पर परेशानी दिखते फिलहाल उनको रिलैक्स करने के लिए झूठ बोला था, मगर अंदर अंदर फिक्र अब उसे भी लाहक हुई थी क्योंकि वो उसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। अगर वो बिज़ी होता है तो मैसेज कर देता है। ये लड़का मेरी सांस सुखा देता है, मजाल है जो माँ को कुछ बता दे। कब से मैं हलकान हो रही हूँ। और ये तुमने क्या बिस्तर फैलाया हुआ है, कहाँ जाने की तैयारी है? उन्होंने बेड पर बिखरे कपड़े और उसकी हैंड कैरी का मुंह खुला देखकर पूछा था। वो हमारा प्रोग्राम सेट हो गया है, हम कल चाइना के लिए निकल रहे हैं, सबने मुस्कुराते हुए कहा था।
ये हर महीने बाद तुम लोगों को जो हाइकिंग के दौरा पड़ता उसमें से मैं बहुत आप लोगों से तंग हूँ। अरसम मेरी जान अटकी रहती है तुम सब की वजह से। क्यों खेलते हो खतरों से किस्मत, और ज़िंदगी हर बार मौका नहीं देती पोपो की जान। सवेरा रंधावा ने अपने पास बिठाते प्यार से कहा था। पोपो ये दोनों चीज़ें बेशक साथ ना दें मगर आपकी दुआएं हमेशा साथ देती हैं। उसने उनके पेशानी चूमते हुए कहा था। बहुत बकवास शौक हैं तुम लोगों के। शुक्र है मेरी फ़ाहा इन सब खराफात से दूर है। सवेरा रंधावा बहुत उसकी पैकिंग करने लगी थी। हाँ जी, वो जासूसी में जो मास्टर कर रही है उसका बस चले तो रेंगती कीड़ी को भी खड़ा करके पूछे, बताओ बहन तुम्हारे खानदान में कोई कत्ल तो नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो DFSC स्पाई की हिदमात हाजिर हैं। उसने कहका लगाते हुए कहा था और उसकी बात सुनकर सवेरा रंधावा भी हंसी थी। मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले इस गुड़िया के बारे में जानना होगा कि ये किन किन शॉप्स पर मौजूद है और कौन से कस्टमर इसके हाथों ये बिकती हैं। फाहा ने डोना के सामने उस गुड़िया की तस्वीर रखते कहा था जो हर मर्डर लड़की की लाश के पास मौजूद होती थी। पहले मुझे वो पिक्स दिखाओ, शायद कोई और क्लू मिल जाए हमें। डोना ने उस गुड़िया की तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा था। ये रही पिक्स। और ये कहते कहते वो फाहा की ज़ुबान रुक गई जब लिफाफे में से पिंक निकाल कर हाथ में पकड़ी। व्हाट रबिश, उसी से कहती सॉरी पिक निकाल कर हाथ में पकड़ी। व्हाट रबिश, उसी से कहती पिक दोबारा लिफाफे में डाली थी। आइसम पर 100 बार गालियां भेजते। दिखाओ मुझे क्या हुआ। डूना ने उसके हाथ से लिफाफा खींचने की कोशिश करते कहा। नहीं तुम नहीं देखो, बच्चे नहीं देखते। उसने अपने गुस्से से टमाटर होता चेहरा परे करते कहा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? आप तो मैं देख कर रहूँगा, डूना ने भुनवे चिकाते हुए कहा और उसके पीछे होते उसके हाथ से लिफाफा खींचा था। मत देखो। अभी उसके मुंह में अल्फाज ही थे कि डूना तस्वीर निकाल कर देख चुका था। ओह तुम ठीक कहती थी, बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, वैसे शी इज़ हॉट। उसने तस्वीर दोबारा लिफाफे में डालते होंठों को सिकड़ते कहका लगाते कहा। बकवास बंद करो डोना। और ये लफंगे एक नंबर के ठरकी इंस्पेक्टर ने इंतहाई नामुनासिब हरकत की है, सुस्त कछुआ। उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। वह तस्वीर याद करके जिसमें लड़की इंतहाई गैर मुनासिब लिबास में खड़ी थी। वैसे क्या कहा था तुमने तस्वीरें लाते हुए? हाँ वो टुन टना, हाँ हाँ ये मारा है। उस हाइसन के बच्चे ने हमारे मुंह पर। हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्मार्ट है वो। डूना ने फ़हा के सामने तस्वीरों वाला लिफाफा लहराते हुए उसका मजाक उड़ाते कहा। अब मुझे क्या पता था वो डैश गेम खेल जाएगा ये, यानी उसे यकीन था कि मैं उसके घर दोबारा जाऊंगा। फ़हा ने पैर पटकते तलमिलाते हुए कहा। ऑफ कोर्स उसे यकीन था। वो SHO हाइसम वली धान है, जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ उसकी सोच शुरू होती है। डूना ने फ़हा को जितलाती नज़रों से कहा। मगर आप नहीं, डूना से उसके घर वालों के सामने ऐसा जलील करूँगी कि याद रखेगा। फ़हा ने शेरनी जैसी आंखों से चैलेंज करते हुए कहा। वो कैसे? डूना ने भनोएज का कहा। पार्लर जाना होगा। फ़हा ने होठों पर उंगली रखते कहा। कैसे? डोना उसकी बेतुकी बात पर हैरान हुआ। तुम्हें देखो डोना, तुम्हें बस लड़की बनना है और फिर प्रेग्नेंट। फ़हा ने उसके पास जाते उसके दोनों कंधों को पकड़ते कहा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? लगता है तस्वीरों का सदमा दिल पर ले लिया है। जाओ शाबाश, जाकर ठंडे पानी के छींटे मारो मुँह पर। वो तो उसकी बात सुनकर धांग रह गया। कोई सदमा वदमा नहीं लगा। प्लीज़ डोना, फॉर मी, तुम मेरे लिए इतना नहीं। अपना जिंग अलविदा दिमाग कम चिल्लाया करो। सॉरी, अपना जंग आलूद दिमाग कम चलाया करो। अब जब दिमाग सेट हो तो आना मेरे पास। हद हो गई है, अच्छे हाथ से लड़के को लड़की बनाना है, वो भी प्रेग्नेंट। लाहौल वला कुव्वत। डूना ने अपने ऊपर ही पढ़कर फूंक दिया। या अल्लाह, फ़हा जैसे चुड़ैलों से मुझ जैसे मासूम मर्द को बचा ले। फ़हा के पास से गुजरते कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाते कहा था उसने। प्लीज़ डूना, बस अभी मेरी बात मान लो प्लीज़। उसने उसका जाते हाथ को पकड़ा। डोना ने उसके हाथ का लम्स महसूस करते पीछे मुड़कर देखा था। शफाफ आंखों में मासूम अल्तजा थी और चेहरे पर बला की मासूमियत। वो उल्टे कदमों वापस मुड़ा था। बोल मेरी माँ, क्यों के तलने वाली हड्डी तो तुझ में है ही नहीं। हाथ छुड़वाते हुए इसके सामने बैठते पूछा था। तुम्हें लड़की बनना है और प्रेग्नेंट भी। उसने भी उसके सामने बैठते जोश से कहा था। एक मिनट, मुझे लड़की बनना है या प्रेग्नेंट बनना है? उसने उसे टोकते पूछा। अब एक गधे, लड़की बनोगे तो ही प्रेग्नेंट बनोगी। लड़की ही तो प्रेग्नेंट होती है। उसने सर पर हाथ मारते कहा। अच्छा आगे बको। आंखों में नाराज़गी लाते पूछा था।
प्लान ये है कि हम हाइसम को उसकी फैमिली के सामने एक करेक्टरलेस शो करेंगे। तुम मेरी पोती बनोगे और मैं तुम्हारी दादी, और तुम वहाँ जाकर कहोगे तुम हाइसम की वजह से प्रेग्नेंट हुए हो। उसने पूरा प्लान बताया था। क्यों मुझे सारे मर्दों की मर्दानगी के सामने शर्मिंदा करने वाली हो तुम, मेरी माँ? तेरा प्लान सुनकर तो मुझे मेरे मर्द होने पर भी अफसोस हो रहा है, डोना ने गहरे सदमे से कहा। बाद में अफसोस कर लेना, अभी चलो। उसका हाथ खींचते हुए उसे बाहर तक लाई थी। गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आई। उसे हुक्म देकर वह फिर से यहूद अंदर चली गई थी। कुछ देर बाद हाथ में शॉपिंग बैग लिए वो आई, जिसमें डोना के लिए सूट और अपने लिए सफ़ेद साड़ी थी। चलो सारा के पार्लर। डोना को अपनी तरफ हैरत से देखता देख अगला हुक्म दिया था। तुम मरवाओगे अपने साथ साथ मुझे भी। डोना का लहजा साफ तनबीह वाला था। कुछ नहीं होता, नहीं मरते तुम, उसे कहते मज़े से च्युइंगम मुंह में डाले पटाखे फूटने लगी थी वो। परफेक्ट। डोना को देखते वो खुद भी नहीं पहचान सकी उसे। तकरीबन 1 घंटा पहले ही वो अपनी फ्रेंड के पार्लर पर आई थी और उसे ये कहा था कि किसी केस के सिलसिले में उन्हें ये लुक चाहिए, और सारा ने 1 घंटे में दोनों को उनके कहे के मुताबिक वैसा ही बना दिया था। सारा, क्या ये पेट थोड़ा और बाहर नहीं निकल सकता? मेरा मतलब है ये सेक्स, मेरा मतलब है ना ये 6 मंथ का प्रेग्नेंट भी तो लगे ना। उसने डोना को छेड़ते हुए कहा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा फ़ाहा, ये बकवास इस दिमाग कभी चलाने से परहेज़ भी कर लिया करो। जलता भनता उसे आंखें दिखाता वो बाल लहराता हुआ बाहर निकला था। पीछे सारा और फ़ाहा का कहका गूंजा था। चलो। बाहर आकर गाड़ी में बैठते उस फ़ाहा ने कहा था, अगर इस हाइसम ने मुझे पहचान लिया तो? काफ़ी देर की खामोशी के बाद अपना अगला अंजाम अपनी आंखों के आगे घूमता वो देखकर बोला, अरे भाई, क्यों पहचानेगा? तुम बस ये सोचो कि हम अपना उसकी फैमिली को तारफ़ कैसे करवाएंगे। फ़ाहा ने अपने पुराने दौर की ऐनक को नाक पर दुरुस्त करते हुए कहा था। बराए मेहरबानी अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दे दो, डोना ने बाकायदा हाथ जोड़ते कहा। अच्छा सुनो ना, तुम डोना हो तो तुम्हारा नाम डोना की जगह, हाँ, डंडा। डंडा कैसे रहेगा? और मैं रस्सी, तुम्हारी दादी। उसने कुछ सोचते हुए कहा था और फिर एकदम से नाम बोल दिए थे। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मैंने तो फोत हो जाना है, मुझे ढाल से कभी बाहर भी निकाल दो। डोना, डंडा, रस्सी, फ़ाहा, ये कैसे नाम है? डोना रो देने को था। यही नाम ठीक रहेंगे, क्योंकि ऐसे नाम किसी के नहीं होते, और अगर वो सुस्त कछुआ इन्वेस्टिगेशन करवाएगा भी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। फ़ाहा ने ताली बजाते हुए कहा था। मौत से पहले की आखिरी गुजरगाह है उसकी। डोना ने हाइसम के घर के सामने गाड़ी रोकते हुए ये कहा। कितना डरते हो ना तुम? ये केस सॉल्व हो जाए फिर पहली फुर्सत में तुम्हें फायर करूंगी। मुझे अपनी टीम में बुजदिल लोग नहीं चाहिए। नाक से मक्खी उड़ाती उसने गाड़ी से उतरते हुए कहा था। मुझे भी कोई शौक नहीं है रोज़ रोज़ की मौत मरने का। मैं तो खुद रेजिग्नेशन लेटर लिखूंगा। इसने भी बड़बड़ाते हुए कहा था। सलाम बेटा, हमें मिसेस दराब से मिलना है। उनसे कहना कि उनके पोते की बीवी आई है। फ़ाहा ने चौकीदार के पास जाते ज़ईफ़ आवाज़ निकालते अपने हाथ में पकड़ी स्टिक पर दबाव बढ़ाते हुए कहा। चौकीदार ने गौर से पहले उस अधेड़ उम्र खातून को देखा था जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। कमर न होने के बराबर कमज़ोर वजूद इस कदर कमज़ोरी से हिल रहा था सफ़ेद साड़ी में, जैसे भी अम्मा अभी ज़मीन बोस हो जाएंगी। फिर उसने साथ खड़ी 4 फुट 9 इंच की लड़की को देखा था, जो ब्लू जीन्स पर सुर्ख टॉप पहने, बालों को कर्ल किए, माथे पर बालों का पफ गिराए, स्टाइलिश सी तैयार हुई, हाथ में सुर्ख पर्स पकड़े, आंखों पर गोगल्स चढ़ाए, अपने बाल बार बार माथे से पीछे ले जा रही थी। रुके, मैं पूछ कर आता हूँ। चौकीदार उन पर मशकूक नज़र डाले वहाँ से चले गया। डूना, इंसानों की तरह एक्टिंग करो, एक्टिंग लाइक अ गर्ल। फ़ाहा ने उसे झंझोड़ा। मर जाओ तुम फ़ाहा। डूना ने होनहार आंखों से उसे देखा। जा सकते हैं आप लोग, चौकीदार ने आकर बताया था। शुक्रिया बेटा, वो चौकीदार को कहती अंदर की तरफ बढ़ी। डोना उससे 2 कदम आगे बिल्कुल लड़कियों की तरह चल रहा था, जिसे देखकर वो 2 कदम के जुस्त में उस तक पहुंची थी। वहाँ क्या चाल है? लाल बंदरिया की आंखों में शरारत लिए उसे छेड़ा था, जबकि वो बस पहलू बदल कर रह गया था। अस्सलाम वालेकुम मिसेस दराब, फ़ाहा ने अंदर जाते हुए कहा। वालेकुम सलाम। कौन है आप लोग? को ये आप क्या कह रही हैं? मिसेस दराब ने दोनों की तरफ देखते परेशानी से पूछा था। बोल ले डोना, डफर। फ़ाहा ने मिसेस दराब की बात सुनते डोना को जगाया था कोनी मार के। आपका पोता माँ बनने वाला है। वो तो मिसेस दराब की पर्सनैलिटी देखकर ही डर गया था। कुछ जाके अगले लफ्ज़ मुंह से निकलते उल्ट बोल गया। व्हाट? क्या मतलब? मिसेस दराब ने नासमझी से देखते हुए कहा। डोना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। फार्म में आह गधे। वो उसके कान के पास गराई थी।
ना मेरे बच्चे, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो सच है वो बता। फ़ाहा ने दोनों हाथों के प्यालों में डोना का चेहरा भरते हुए कहा था। डोना क्यों फंसा रहा है, कुछ तो भौंक। मिसेस द्राब की तरफ पीठ करते वो डोना का चेहरा हाथों में लिए उसे आंखें निकालती बोली थी। खुद उसके भी अब पसीने छूट रहे थे, सिचुएशन ही ऐसी थी। मुझे पहले बताएं आप हैं कौन? मिसेस द्राब ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछा था। मैं रस्सी और ये डंडा। अब की बार भी फाहा ही बोली थी। व्हाट? मिसेस द्राब ने वहीं सर पकड़ लिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि हो क्या रहा है। मैं आपके पोते की माँ बनने वाला, आई मीन आपके पोते के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, डोना ने थोड़े सख्त लहजे में गड़बड़ाते हुए कहा था, जब उसे फाहा ने कोहनी मारी थी। क्या कह रही हो तुम बेटा? मेरा पोता ऐसी हरकत हरगिज नहीं कर सकता। मिसेस द्राब ने सजी सवरी खूबसूरत सी लड़की नमा डोना को देखते हुए कहा था और एक हाथ से अपनी कंपटी मसलते अपना गुस्सा दूर किया था। फिर उस लड़की को देखा था जिस पर मेकअप का ऐसा इस्तेमाल हुआ था कि वो किसी लिहाज से भी लड़का नहीं लग रहा था। आपके पोते ने शादी से पहले मुझसे नाजायज़ ताल्लुकात रखे और आप जब मैं उसके बच्चे की माँ। टूना ने मसनूई आंसू साफ करते बाद अधूरी छोड़ी। मिसेस द्राब, माना आप बड़े लोग हैं मगर गलती दोनों से हुई है। मेरी तो ज़िंदगी भर की कमाई मेरी पोती डंडा थी, अब तो उसकी इज्जत भी उसकी अपनी ना रही। फ़ाहा जो इस वक्त किसी बूढ़ी दादी के गेटअप में थी, बूढ़ों वाली आवाज़ निकालती, खुद का लहजा हतल मकान कमज़ोर बनाती बोली थी। क्या हुआ दादू, क्यों बुलाया? हायसम जो नीचे उतर रहा था, पहले घर में मौजूद इस छोटे कद की तराश खराश स्टाइलिश जीन्स शर्ट में मलबूस लड़की और फिर उस ढेर उम्र कमज़ोर से ज़ईफ़ औरत को देखकर ठुठका था। कौन है ये? उसने मिसेस द्राब के सामने खड़े होते हुए पूछा था। ये डंडा है और ये रस्सी उसकी दादी। उन्होंने पहले डूना की तरफ इशारा किया और फिर फाहा की तरफ इशारा करके बताया था। व्हाट? डंडा रस्सी, ये कैसे नाम हुए? उसने हैरत से मुंह खोलते हुए कहा था। जब उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ पड़ा था, वो भी मिसेस द्राब की तरफ से। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि कौन सी कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो ये डंडा रस्सी मेरे घर में खड़े होकर मुझे मेरे पोते की पर पोते की खुशखबरी सुना रही हैं। उन्होंने फंकारते हुए कहा था। इस टाइम उन्हें अपना पोता गलत ही लगा था। भला कोई लड़की कैसे इतनी बड़ी बात कह सकती है कि वो किसी नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली है? हाय डोना, दिल को करार आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गुनगुनाते हुए फाहा ने कहा। कस कसमें क्या ही हो ऐसा कि मिसेस द्राब का हाथ मशीन की तरह थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाए इस कछुए के मुंह पर। उसने डोना के कान के करीब सरगोशी करते कहा। क्या कुसर पुसर कर रहे हो दादो? ये कोई बहरूपिया है, मैं बता रहा हूँ। आप भी कहती होंगी कि ये कैसे नाम है डंडा रसी, तो सच तो ये है कि ये नाम भी हमें हायसम बेटे ने रखने को कहा था। कहता कि ऐसे तुम लोगों को कोई पहचान नहीं पाएगा। मैं पुलिस में हूँ और हर वक्त मेरे पीछे कोई ना कोई तफ्तीश में लगा रहता है। ऊपर से मेरी पोती डंडा के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेटा शो हुआ है तो हायसम बेटे ने कहा कि हम इसका नाम कील हान रखेंगे, वही कील जो दीवारों में ठोकते हैं। फ़ाहा ने छड़ी पर गिरफ्त मजबूत करते खांसते लड़खड़ाती आवाज़ में हायसम की बात काटते हुए कहा। व्हाट कील हान? हायसम, ये क्या तमाशा है? मिसेस द्राब फट पड़ी थी। दादू एक मिनट, मुझे कुछ बात करनी है इन दादू से। वो गुस्से से फ़ाहा को खींचता हुआ कमरे की तरफ ले गया था। लो जी, अब फ़ाहा की रस्सी बनकर मुझे मुझसे ही यानी डंडे से मारा जाएगा। डूना ने खुश का हल्क से सोचा था। अरे अरे मिसेस द्राब, हम अकेले में, कोई बात नहीं। शट अप, जस्ट शट अप। क्या नौटंकी लगाई हुई है तुमने? वो उसके ना करने के बावजूद इसे कमरे में लिए गायब हुआ था और पीछे डूना हल्क तर्क कर रहा था फुक चेहरे के साथ और मिसेस द्राब पर पैर पटकती गुस्से से भौंका चेहरा लिए वहीं बैठ गई थी। क्या मतलब बेटा? कौन सी नौटंकी? तुम ही तो मेरी डंडा के होने वाले बच्चे के। आई सेड शट आप। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? ऐसी थर्ड क्लास चीप हरकतों की तुमसे ही तवक्को की जा सकती है। इसके बाद फिर से काटते उसकी कमर में हाथ डाल दिए। ड्रेसिंग के पास लाते ही उसने उसके चेहरे पर मौजूद सारा मेकअप टिश्यू से एक ही झटके में साफ किया था। आंखों में अंगारे भरे वो मेकअप ज़दा टिश्यू उसकी आंखों के सामने लहराया था और कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ाया था। क्यों चाहती हूँ फ़ाहा सुल्तान चौधरी मेरे हाथों में ज़ाया होना? उसकी कमर पर चुटकी भरताव गराया था। आंखों से चीख निकली थी। आंखों से तूफान लिए। क्या हुआ? थप्पड़ ज़ोर से पड़ गया? अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी इससे तिलमिलाने लगे। उसकी आंखों में नमी आई थी। उसकी जानलेवा
पर यूँ लगा जैसे उसने जल्द ही उतार फेंकी हो। पूरे रोए रोए में मिर्चें दौड़ी थी, मगर मुकाबिल फ़ाहा सुल्तान थी अपनी कवियत को खुद पर हावी कब होने दिया था। झट से अपना हॉल में उतरी थी। मेरे साथ कोई भी घिनौना खेल खेलने से पहले समझ लेना, फिर मुझसे शिकवा मत करना। और अपनी दादी के ऐसे हज़ारों थप्पड़ मैं खा सकता हूँ, क्योंकि बड़ों का प्यार और मान मैं कभी नहीं तोड़ सकता। उसके शोल्डर पर दबाव बढ़ाते उसकी कमर को झटके से छोड़ा था। वो कराही थी अपने शोल्डर पर उसका दबाव महसूस करते। क्या हुआ, टूट गया? ऐसे कैसे टूट गया? उसने सर हिलाते तंजिया कहा था। ज़बान का इस्तेमाल करके बात किया करो मुझसे। जब मैं ज़बान से बात कर रही हूँ तो तुम क्यों मुझे टच करते हो? शोल्डर से साड़ी ठीक करते लहजे में करवाहट लाते वो बोली। क्या करूँ, मज़ा ही नहीं आता जब तक छू ना लूँ। उसने आंख दबाते हुए कहा। तुम्हारे सटियाए हुए दिमाग का इलाज सिर्फ कैंसर है। वो विफरी थी उस पर। बाहर जाओ और दादों को जाकर बताओ कि ये सब तुम मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो। और तुम्हें क्या लगता है सुस्त कछुए, मैं तुम्हारे अहकामात मानने के लिए यहाँ आई हूँ? भूल गई क्या कहा था तुमने मुझे 2 दिन पहले, किस तरह पामाली की थी मेरे किरदार की? आज अपना एक एक हिसाब चुका कर जाऊंगी, उसने नफरत से कहा था। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ही सामने मेरे ही किरदार की किरदार कुशी करोगी? स्ट्रेंज, बड़ी खुशफहमियाँ पाली हुई हैं तुमने। हैसम ने होठों को सीटी की शेप देते तमस्खराना अंदाज में कहा था। तुमने मुझे बहुत लाइटली ले लिया हैसम वलीद। हाँ, तुम्हारी इज्जत के पर्चे इसे छत के नीचे उड़ाए जाएंगे। उसके सामने चुटकी बजाकर उसको चैलेंज किया। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। जब तुम मुझे ये बच्चों वाले चैलेंज देती हो ना, दिल करता है तुम्हारे हॉर्न चूम लूँ। उसका बाजू खींचकर बाहों में भरते गंभीर लहजे में उसके कान के पास सरगोशी की थी। हाइसम, स्टे ऑन योर लिमिट्स। उसके सांसों के कान पर लम्ब से चूंटियाँ दौड़ने लगी थी उसके वजूद में। चेहरा एकदम तप कर लाल अंगारा हुआ था। पूछोगी नहीं कैसे पहचान लिया मैंने तुम्हें? एकदम से उसके गहरे पानी भरे नैन कटोरों में देखते उसने बारी सरगोशी फिर से की। छोड़ो। उसके कंधे पर हाथ रखते उसे परे धकेला उसने। उसका लहजा, आवाज़ का भोजलपन, उसके लिबास से उठती जानलेवा क्लोन की खुशबू खुद फ़ाहा के दिल को बहका रही थी। तुम्हारी नाक के टॉप पर बने उस तिल से फ़ाहा सुल्तान चौधरी हासिम वली धान ने तुम्हें बड़ी गहराइयों से देखा है। उसकी नाक पर फूंक मारते झटके से उसे फिर से छोड़ा था और वो अपना तवाज़ुन मुश्किल से बरकरार रख पाई थी। और इसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हुई थी। यू पास्टर, तुम इतना नीच और गिरे हुए इंसान हो। उसका दिल चाहा कोई चीज़ मार कर उसका सर फोड़ दे, और उसकी इस कदर घटिया बात पर। हाँ, कह सकती हो तुम, मगर तुमसे थोड़ा कम हो। वैसे डूना को लड़की बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम खुद भी तो आ सकती थी मेरे बच्चे की माँ बनकर, मेरी बीवी बनकर, प्रेग्नेंट बनकर। उसने बनवाए अचकाते हुए कहा। तुम्हारी बीवी बनती है मेरी जूती। अभी के अभी जाकर अपनी दादी के सामने ये कन्विंस करो कि तुमने उस दिन मेरी किरदार कुछ की थी और मुझे इतनी घटिया बात। डीप केस बोलते बोलते वो खुद ही शर्म से चुप कर गई थी। तुम्हारे होंठों को देखते ही दिल चाहता है कि इतना लॉन्ग और डीप किस हो के इसी में ही वो 2-3 दिन। तुम में ज़रा शर्म नहीं है छछोरे और घटिया पुलिस इंस्पेक्टर। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलता, गुस्से से टेबल पर पड़ा कांच का डेकोरेशन पीस उठाकर उसने उसकी तरफ फेंका, जैसे उसका भी सर फोड़ देगी, जिसे मुकाबिल ने बड़ी महारत के साथ खींचा था। तुम अपनी गलती मान लो, मैं अपना घटियापन छोड़ दूंगा। टेबल पर डेकोरेशन पीस दोबारा रखते उसने कहा था। हरगिज़ नहीं आज़म वली खान, अब आगे जो मैं करने जा रही हूँ उसका तमाशा तुम्हारी दादी और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फ़हा ने ड्रेसिंग के सामने खड़े होते हुए अपने चेहरे को थोड़ा बहुत ठीक करते हुए कहा था। रियली, चलो देखते हैं, इसके बाद जो होगा वह तुम्हारे रिश्ते भी नहीं रोक पाएंगे। बड़े आराम और तसल्ली से उसे कहता वो बाहर निकला था। दादो सामने खड़े डोना को नज़रअंदाज करता वो सोफे पर बैठा था अपनी दादी के पास। क्या है ये सब हायसम? क्या है इनके असल नाम? कौन है ये दोनों? उन्होंने पहलू बदलते हुए कहा था। मैं बताती हूँ, आपका पोता चाहता है कि मैं अपनी पोती को ले जाऊँ यहाँ से और आपसे ये झूठ बोल दूँ कि ये सब मजाक है। ऐसा ही है ना बेटा? फ़हा ने कमरे से निकलते उस गाल पर साड़ी का पल्लू जमाते कहा था जहाँ से मेकअप गायब हुआ था। तो मैं ये बता दूँ आपको कि मैं अपनी पोती की इज़्ज़त के हाथे हर हद तक जाऊँगी और मेरा उसका असल नाम फ़हा सुल्तान चौधरी है दादो, और ये उसका दोस्त डोना है। उसकी बात काटते एकदम से कहा था। फिर डोना के पास जाते एक झटके से उसकी विग उतारी थी। डोना का तो मानो जिस्म में खून ही नहीं बचा था, एकदम हल्दी की तरह पीला हुआ था। असल में दादो, ये वही स्पाई है जिसने मेरे सब यूज़
की चीज़ों में पंगा लिया था और ये है उसका मावन मददगार डोना। आपको क्या लगा था कि आपके पोते की तरबियत में खोट है? दादा, मैं लानत भेजता हूँ हराम के रिश्ते और हराम के चंद पल्लों के सुकून की लज्जत पर। उसने फ़ाहा की तरफ देखते हुए नफ़रत से कहा, मैं तो उसका सच आपके सामने नहीं लाना चाहता था। मैं चाहता था ये चली जाए मैं यहाँ से, मगर उसके दिमाग के स्क्रू काफ़ी ढीले हैं। नरमी और मोहब्बत की बात उसकी समझ में नहीं आती। ये खुद भी डूबती है, दूसरों को भी लेकर डूबती है। उसने फ़ाहा को जतलाती नज़रों से देखते हुए कहा था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसे लोग किसी के किरदार की ऐसी भी तजलील कर सकते हो। बेटा, तुमने तो मेरी तरबियत पर सवाल उठा दिया था, मगर खुद शुक्र खुदा का कि उसकी मदद थी कि मेरी तरबियत में कोई झोल नहीं है। मिसेस ट्राप ने फ़ाहा तक आते इकराहत लहजे में कहा था और अफसोस भरी नज़र उसके वजूद पर डालते जाने के लिए मुड़ी थी। वाह 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 मिसेस दराब वाह! फ़ाहा ने आंखों में आंसू लिए ताली बजाई थी। वो चाहते चाहते मुड़ी थी। हासिम ने उसकी तरफ चौंक कर देखा था। ढोना तो होश में ही आया था। नज़रों ही नज़रों में उसे मुंह बंद रखने का कहा था कि अगर इज़्ज़त से खलासी हो रही है तो चुप कर जा मेरी माँ, मगर वो टलने वाली ही कब थी। थोड़ी देर पहले आपको ही अपनी तरबियत पर बेतबारी हुई थी और खटाक से थप्पड़ जड़ दिया था, तब कहाँ था आपका एतमाद? सॉरी टू से, मगर आपका पोता एक थप्पड़ के नहीं 100 जूतों के लायक है। बात एक साइड की सुनकर एहतियारात का फैसला किसने दिया आपको? क्या आपने अपने पोते की तरबियत में ये भी घोंदा था कि अगर कोई लड़की उसके रास्ते में आ रही है, उसके केस को सॉल्व कर रही है, तो उसकी किरदार कुशी करना, उस पर तोहमतें लगाकर उसे 2 नंबर घटिया कचरा और गलाजत का ढेर कहना? ये होता कौन है मेरी ज़ात पर कीचड़ उछालने वाला? हाँ, तो क्या मैंने ये सब मगर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए किया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो? मगर माफ़ कीजिएगा, बड़ी ही ढीठ हड्डी पाई है आपके पोते ने। फ़हा ने वहाँ मौजूद सबको मुँह बंद रखने पर मजबूर कर दिया था। मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, रातों को देर तक बाहर रहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी भी कुत्ते के आगे बिछ जाती हूँ। अगर मैं डोना के साथ फिरती हूँ तो रातें रंगीन करती हूँ उसके साथ। ये मेरा भाइयों जैसा दोस्त और मेरा खून नस्ली है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन आला ख़ानदान से हूँ। अपनी एक भी भाई को बता दूँ तो आपके पोते के चीथड़े भी यहीं खड़े खड़े उड़ा देंगे। और रही मेरे किरदार की बात, तो मेरी पाकिज़गी का गवाह मेरा खुदा है। अपने पोते को बताइएगा ज़रूर कि किसी की बहन बेटी पर उंगली उठाने से पहले ये सोच ले कि कल को अपनी बहन बेटी पर उठती उंगलियां रोक पाएगा ये। और रही इस केस की बात, तो फ़ाहा सुल्तान चौधरी ने किसी से हारना नहीं सीखा। अपने पोते को कहिएगा मुझसे और मेरे काम से दूर रहे। चलो डोना। मिसेस ट्रैप को हक्का बक्का छोड़कर बहते आंसू से वो डोना का हाथ थामे उसे बाहर ले आई थी। फ़ाहा, तुम ठीक हो ना? स्टॉप क्राइंग यार। डोना ने गाड़ी के पास पहुंचते उसका रोता आंसू से तर चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा था, वाई ही हाइडिंग मी डोना, मैं तो गंदी और बुरी लड़की नहीं हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मेरे सामने मेरी ज़ात को उछाल कर मेरी तजलील कर दी। एकदम डोना के गले लगे वो हिचकियों से रोने लगी। वाह वाह, बी स्ट्रॉन्ग, उसके कहने से हम हो थोड़ी जाएंगे। अच्छा सुनो, हम इस केस को सॉल्व कर देते हैं, वो जाने उसका काम, हम कोई और केस ले लेते हैं। उसको गले से लगाई, उसका सर सहलाती उसने उसको चुप करवाने की कोशिश की थी। दादो मेरी बात तो सुने, मैंने ऐसा बस उसे लीव मी अलोन। हाइसम, तुमसे इस कदर गंदी और चीप हरकत की उम्मीद नहीं थी। किसी बेटी के किरदार को पामाल करने की इजाज़त किसने दी तुमको? शेम, शेम ऑन यू। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। मिसेस द्राब उस पर गुस्सा करती गरजती बरसती अपने कमरे में बंद हो गई थी। वो पैर पटकता ऊपर आया था। सामने खिड़की का पर्दा हटाया हुआ था। चलता हुआ वो खिड़की के पास आया था और सामने जो मंदिर उसने देखा था देखकर होंठ खोल उठा था उसका। नीचे वो डोना के गले लगी हिचकियों से रो रही थी और वो कभी उसका सर सहला रहा था और कभी कमर। हिम्मत भी कैसे की वहाँ तुमने किसी और की बाहों में जाने की, किसी और के कंधों पर आंसू बहाने की मुझसे शिकायत है, तो मुझ में अपना दर्द क्यों नहीं उंडेला? उसका अंदर तक सुलग उठा था ये मंजर देखकर। अच्छा बस ना, चुप, इधर देखो, हम क्यों उसके लिए रो रहे हैं जिसको हमारी परवाह नहीं? देखो फ़ाहा, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए इस केस को नहीं छोड़ सकती? डोना ने उसको खुद से अलग करते उसके आंसू साफ करते हुए पूछा था। मैं इस केस में अब नहीं पढ़ूंगी डोना, तुम ठीक कहते हो, उसने फीकी मुस्कुराहट से कहा था। दैट्स लाइक माई बेस्ट बॉडी, उसने फिर से उसको गले लगाते हुए कहा। चलो कुछ अच्छा सा खाकर मूड फ्रेश करते हैं, डोना ने उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा था। और ऊपर खड़े हाजिम ने उसका फ़ाहा के आंसू साफ करना फिर उसको गले लगाना बड़े गौर से देखा था। कमरे में टहलते उसने अपने मोबाइल पर गुस्से से नंबर मिलाया था। सुनो, ये गाड़ी का नंबर है, इस गाड़ी में से चर्स बरामद करवानी है। मेरे घर के पास से अभी निकली है गाड़ी। केस बनाना और पर्चा काट लेना। वो 2 घंटे में मुझे उस गाड़ी में मौजूद लड़का हवालात में चाहिए, और हाँ, लड़की को नहीं पकड़ना। कहते हुए उसने कटाक से फ़ोन रखा था। फ़ा को किसी की दस्तरस में हाजिर बोलिए, हाँ 1 मिनट में बर्दाश्त नहीं कर सकता डोना। और तुमने मेरी फ़ाहा को बाहों में भरा किस हक से? डैम इट, वो बेबस हुआ, उसे से खुद पर खुद ही खोलता था। जो कुछ भी था सब कुछ बेहतियारी था, सब कुछ वो बेहतियारी तौर पर कर गया।
किया था, जिस पर अब खुद ही हैरान हुआ था, ये कैसा एहसास है, क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से सवाल किया था, मगर उसके सवाल के जवाब पर दूर खड़ी मोहब्बत ज़रूर उसकी नादानी पर मुस्कुराई थी। बहते पानी के किनारे वो बेआवाज़ आंसू रो रहा था। उसका सजा सजाया रूप आंखों के सामने आते ही उसकी रूह को छलनी छलनी कर रहा था। फिर उसके आंसू उसकी आंखों का दर्द खुद के दर्द से लड़ पाने की हिम्मत कहाँ थी इस माँ के लाडले में। वो लाडला जिसको कभी गर्म हवा ने छुआ तक नहीं था, जो इस ज़माने के तंद और तेज़ वार अपने ऊपर कभी सहन ही नहीं कर पाया था, वो जिसने कभी भी सख्त हालात का मुकाबला नहीं किया था, उससे मोहब्बत ने वो मार मारी थी कि बंजर रूह बन गया था। वो ख्वाब रौंदावा जिसने हंसना सोचा था तो उसके संग, रोना सोचा था तो उसके संग, ख्वाब सजाए थे तो उसके संग, अपनी रूह में किसी को मिलाने की हसरत की तो वो मुंतहा रोहेल, वो मुंतहा रोहेल जो अपना मुंतहा मुअज़्ज़म हुसैन बनकर उसके ख्वाब भी झंझोड़ गई थी। क्या कसूर था मेरा, मैंने मोहब्बत की उन लकीरों में उसकी मोहब्बत को चुना और ऐसा चुना कि अपनी हर सांस के साथ इश्क किया उससे। वो बच्चों की तरह रोने लगा था, आसमान की तरफ सर उठाए। हाँ, वो इस टाइम उस केस का किस्सा ही लग रहा था जिस पर नाम मुरादी की मेहर लगी थी। जैसे कि झोली इश्क ने हाली करके कुचल डाली थी। आतिश इश्क तो सब कुछ जला दे, मेरी दीवानगी की मुझको सजा दे, तेरे इश्क की चादर उड़े दीवाना यार पुकारे पिया पिया, मेरे कातिल तो मुझको प्यार से घायल कर दे।